all the dearest and dearest students. I hope you all are doing well. So today we will start with our fifth chapter of class 8 civics, that is judiciary. Okay. So I know that you all are familiar with this word judiciary. जुडिशरी का आपको नाम सुनते आपके दिमाग में आ गया होगा कि लॉज से रिलेटेड है, कानून व्यवस्था जो होती है एक देश में. ठीक है. अब आप लोगों को पता ही है कि लेजिस्लेचर होते हैं वो कानून बनाते हैं. ठीक है. जैसे लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं. अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स, द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. अब ये कानून लागू तो कर दिए, बट ये कानून सही है या नहीं, गलत तो नहीं है, इससे लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, वेदर दीज लॉज एंड रेगुलेशंस आर फेवरेबल टू द पीपल ऑफ सच कंट्री और नॉट. ओके. तो ये चेक करने का काम कौन करता है, द जुडिशरी. ओके. जुडिशरी मतलब जुडिशरी के अंदर कौन आते हैं, द कोर्ट्स. ओके. कोर्ट सिस्टम इंडिया का या किसी और देश का, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो इंडिया में कौन कौन से कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, देन ऑन द मिडिल लेवल देयर आर हाई कोर्ट्स, एंड ऑन द बॉटम लेवल देयर इज ट्रायल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके. तो ये सारे जो कोर्ट है वो जुडिशरी में आते हैं. ओके. अब रूल ऑफ लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लॉस क्या है, सबके लिए अप्लाई है. ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स के लिए ये रूल बने हुए नहीं है, सिर्फ इंडिया के जो कॉमन पीपल्स हैं उनको ही फॉलो करने हैं. ठीक है. सबसे पहला कानून ही यही बना हुआ है कि ये जो लॉज बनते हैं इंडिया में या कहीं भी किसी और कंट्री में, तो ये रूल सबको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है. तो इंडिया में अगर कोई भी लॉज बने हुए जैसे इक्वेलिटी के लॉज हैं या कोई रिजर्वेशन लॉज है, तो ये सबके लिए एक समान है. लॉज अप्लाई टू ऑल इन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड व्हेन लॉज आर वायोलेटेड. ओके. तो जुडिशरी कब इंटरवेंशन करती है, जुडिशरी का रोल प्ले कब होता है, जब कोई लॉ सरकार ने बना दिया, कोई कानून बना दिया है, लेकिन इससे देश के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो लोग इसके खिलाफ एक पेटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, और इसमें कोर्ट इंटरफेयर करके डिसाइड करेगा कि ये रूल सही है या नहीं. या तो ये जो लॉ नया बना हुआ है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, या तो वो पूरे लॉ को ही कैंसिल कर देगा, या इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन या थोड़े से चेंजेस कर देगा. ओके. अब जुडिशरी का दूसरे मेन रोल क्या है, एक तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना. डिस्प्यूट मतलब जो वाद विवाद होते हैं, रिफ्ट होती है, दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सॉल्व करना. ये किसके बीच में हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकते हैं, लोग और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, या फिर दो गवर्नमेंट जैसे राज्य सब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में भी लड़ाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशरी का रोल मेन होता है, मेन रोल प्ले करती है ये. ओके. अब जैसे हमने बात की जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कोई रूल लॉ बनाया गया वो गलत है, देश के लोगों के खिलाफ है, तो वो उसको कैंसिल कर देंगे या फिर उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे. ओके. जिस लॉ को पार्लियामेंट में पास किया गया था उसको. नाउ अपहोल्ड लॉ एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स. अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल आप बोल सकते हो जन्म सिद्ध अधिकार. सो आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ. तो राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहले नई ऐड की गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, जैसे राइट टू हेल्थ है. ओके. राइट टू लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐड की गई, और राइट टू लिविंग लाइफ भी है इसमें एक चीज़. ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई. गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द लॉस. तो एक उस टाइम पे एक ऐसा केस हुआ था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 में. तो उस टाइम पे जुडिशरी ने डिसाइड किया था कि अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, कॉमन पीपल्स है, उनको अगर सरकार से कोई नुकसान हो रहा है, जैसे सरकार उनकी जगह हड़प लेती है या कुछ भी चीज़ होती है, तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा उन लोगों को. ठीक है. उनकी जो उनका जो नुकसान हुआ उसकी हानि भरपाई कौन करेगा, सरकार करेगा. ठीक है. देन अब इंडिया में क्या है, पहले जब इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश टाइम पीरियड, देयर वर फेडरल कोर्ट. ओके. फेडरल कोर्ट थी जो कितने टाइम तक रही, 1937 टू 1949, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. और ये कहाँ पे लोकेटेड थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस. ओके. नाउ मूव्ड टू मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958. तो सबसे पहले ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस के पास थी फेडरल कोर्ट जो थी. बट बाद में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फाइनली जब इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, तो फेडरल कोर्ट का नाम बदल के हमने क्या कर दिया था, इंडिया की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट कर दिया था. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट. और ये अब आज के टाइम पे कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली मथुरा रोड पे. ठीक है. यहाँ पे लोकेटेड है. ये हमारे सुप्रीम कोर्ट है, आप पिक्चर में देख सकते हो आप.
नाउ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ओके। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में पॉलिटिकल पावर जो है प्रधानमंत्री वगैरह है या कोई दूसरे मिनिस्टर्स है उनको छूट दी जाती है, अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी सजा कोई भी क्राइम करे, जैसे प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो कोई भी हो, उनके लिए सजा इक्वल रहेगी, ठीक है। पॉलिटिशियन एनक्रोचेस लैंड ऑफ योर फैमिली, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि मान लो कि हमारी किसी फार्मर की कोई जगह है, वो किसी पॉलिटिशियन ने, किसी मिनिस्टर ने हड़प ली है, ठीक है, उसके फायदे के लिए या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो उसके बेसिस पे जिसकी जगह हड़प ली है उसको डरना नहीं चाहिए, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो वो तो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, वो केस जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इंडिया में कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी तरह का डोमिनेंस या दबाव नहीं है। पॉलिटिशियंस कोर्ट को खरीद नहीं सकते, जजेस को नहीं खरीद सकते, लॉयर्स को नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो कोर्ट सबके लिए इक्वल है, कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो इजीली वहां पे जाके पेटिशन या केस फाइल कर सकते हैं। अगर मान लो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता जुडिशरी सिस्टम पे, कि अगर पॉलिटिशियन है कोई और उसके ऊपर केस चल रहा है तो वो जीत जाता, ऑब्वियसली, है ना, अगर इन्फ्लुएंस होता। लेकिन ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। अगर कोई पॉलिटिशियन गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी केस होगा और उसको सजा मिलती है इंडिया में। देन केसेस वर रिच ट्राई टू इन्फ्लुएंस जुडिशरी, अगर केसेस में ऐसा होता, कोर्ट केसेस में, कि जो अमीर है उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता तो वही केस जीतता रहता बार बार, गरीब की तरफ कोई देखता ही नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ भी नहीं है इंडियन कोर्ट्स में, ओके। इक्वेलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है। अब रियलिटी की बात करें तो इंडिया में कोर्ट सिस्टम कैसा है, कोई एक ही कोर्ट नहीं है इंडिया में, हायरार्की एक डिसाइड कर रखी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऐसा नहीं है कि सारी जो पावर्स है किसी एक को ही दे दी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब तीन चीज़ों में, तीन सेक्टर्स में हमने जो पावर है इंडिया की वो डिवाइड करके रखी है। फर्स्ट वन है क्या है, लेजिस्लेचर है, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन क्या है, अपने जुडिशरी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया दैट लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव में जो रूलिंग पार्टी है वो रूल्स बनाती है, ठीक है। तो अभी करंटली प्रेजेंट में इंडिया में रूलिंग पार्टी कौन है, द बीजेपी, ओके। बीजेपी विल ट्राई टू मेक सम रूल्स एंड पास इट इन एज अ बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इसको एज अ बिल एक रूल पास करेगी। अब इसको लागू कौन करता है, द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में भी दो तरह के एग्जीक्यूटिव आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ओके। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो वोटिंग जीत के, इलेक्शन जीत के आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, चेंज होते रहते हैं वोटिंग के हिसाब से, इलेक्शंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, सेम रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो कभी बदलते नहीं। क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले, जो एग्जाम देके फाइट करके वहां पे आते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग तो इलेक्शन हार जाएंगे तो हट जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, वो तो वहीं पे सेट रहेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा बदलते रहते हैं इलेक्शन के हिसाब से। अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, दैट इंटरफेयर की बात करें, अब जुडिशरी है वो, अगर ये लेजिस्लेचर ने कोई रूल बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने वो कानून को लागू किया है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो जुडिशरी चाहे तो इसमें इंटरफेयर कर सकती है इनके रूल्स में और उन रूल्स को बदल सकती है, ठीक है, जुडिशरी जो है। लेकिन ये दोनों जो है ये कभी भी जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है, कभी भी जुडिशियल सेक्टर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको सरकार बदल नहीं सकती, ठीक है, वो डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है जो गलत है, लोगों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकता है अगर उसमें केस फाइल हो रहा है और जनता के खिलाफ है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन जजेस आर अपॉइंटेड विद लिटिल और नो इंटरफेरेंस। अब जजेस को एक प्रेसिडेंट के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और उसमें कोई गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता जजेस जब अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और एक बार अगर जज अपॉइंट हो गया, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो अपॉइंट हो गए तो फिर उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, जैसे हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टीज बदलती रहती है, तो जैसे अभी बीजेपी है, कांग्रेस आएगी तो वो चाहेगी कि नहीं मेरे को ये जज पसंद नहीं है, ये मेरे खिलाफ है, तो वो उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं हो सकती। चेक्स दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर। तो कोर्ट्स का और जुडिशरी का काम यही है कि वो चेक करता रहता है कि सरकार कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो या देश को नुकसान हो रहा हो, ठीक है। ये चेक करते रहती है टाइम टू टाइम। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। लोगों के जो राइट्स हैं हमारे,
ठीक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, ये राइट हमसे कोई छीन तो नहीं रहा, इवन सरकार तो हमसे नहीं छीन रही हमारे ये जो अधिकार हैं। ये सारी चीज़ें कौन टिक करता है, कौन पॉइंट आउट करता है, जो हमारी जुडिशरी है वो चेक करती रहती है कि राइट्स हमारे लिए प्रोटेक्टेड है या नहीं, ठीक है। नाउ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एज वी हैव डिस्कस्ड, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो डिवाइडेड है किसमें, 3 तरह के हायरार्की लेवल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे कौन सी कोर्ट होती है, अपने नेशनल लेवल की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, एज यू ऑल नो, ओके, जो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। इसको एपेक्स बॉडी भी बोलते हैं। इसको प्रिसाइड कौन करता है, मेन वहां पे बैठता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वहां पे प्रिसाइड करते हैं, वहां पे बैठते हैं। राइट नाउ अभी जो प्रेजेंट में है जस्टिस अपने शरद अरविंद बोबड़े जो है वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। देन मिडिल लेवल पे कौन से आते हैं, हाई कोर्ट्स आती है, ठीक है, हाई कोर्ट्स है। और लोअर लेवल, बॉटम लेवल पे कौन सी कोर्ट्स होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, ठीक है, तहसील लेवल पे जो होती है कोर्ट्स वगैरह। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वैसे तो पर स्टेट एक हाई कोर्ट होती है, बट कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अब सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ कौन कौन से एरिया में एस्टैब्लिश हुई थी। अगर हम 1862 में बात करें तो 3 जगहों पे, जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था तो हाई कोर्ट 3 जगहों पे आई थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, वहां पे हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम बाद में अब बात करें कि हाई कोर्ट क्या है, वैसे तो हम एक स्टेट पर एक ही हाई कोर्ट होती है, बट कुछ एक एक्सेप्शनल हैं केसेस यहाँ पे, जैसे पंजाब और हरियाणा है, उनके लिए एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है, दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है। देन अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं 4, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो उनका भी एक ही हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। इफ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इनका भी एक ही हाई कोर्ट है हैदराबाद में, ठीक है, इनका कॉमन हाई कोर्ट होता है, ओके। तो आपको समझ में आएगा कि 3 तरह के कोर्ट होते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे नीचे बीच में हाई कोर्ट होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो दोनों कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, उसको फिर वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ले रही है और हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले रही है जो किसी ना किसी पॉइंट में गलत हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है इंटरफेयर करके, ओके। ये आपने हायरार्की दे रखी है, लेवल देखो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन थर्ड लेवल पे सबऑर्डिनेट्स और लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें और डिटेल दे रखी है कि लोअर कोर्ट्स में भी अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल केसेस जो चलते रहते हैं, कोई मामूली सा ऑफेंस होता है, ये इक्वेलिटी इश्यूज होते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी के इश्यूज होते हैं। क्रिमिनल कोई सीरियस एक्टिविटी ऑफेंस है, किसी का मर्डर वगैरह कर देना। और रिवेन्यू कोर्ट जो पैसे से लेन देन होता है, अपने रियल स्टेट से लेन देन होता है। अब रिवेन्यू केसेस की बात करें तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है, जो कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वही इसमें इंटरफेयर करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इसमें। तहसीलदार जो होते हैं या फिर लास्ट में असिस्टेंट तहसीलदार। क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो होते हैं। इनके अंडर में भी होते हैं मेट्रोपॉलिटन या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सिविल कोर्ट्स और सिविल केसेस, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ओके। सब जज फैमिलीज होती है, सब जज होते हैं, फिर उसकी फैमिलीज होती है। मुंसिफ होते हैं या फिर स्मॉल कॉज कोर्ट या फिर लोक अदालत जो हम कहते हैं, लोकल लेवल पे, बहुत ही लोअर लेवल पे जो अदालतें होती है उनकी बात करें। अब हम आगे चीज देखेंगे एपेलेट सिस्टम, ओके। एपेलेट सिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है ये और इंपॉर्टेंट भी है। एपेलेट सिस्टम दैट person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just, okay। अगर लोअर लेवल पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा था, ठीक है, किसी पर्सन के खिलाफ, तो और उसको सजा मिल गई, लोअर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, डिसीजन ले लिया कि ये गिल्टी है, इसने ये आरोप किया है, इसने ये ऑफेंस किया है, तो इसको 4 साल की सजा मिलेगी, जेल में रहेगा 4 साल तक। अब जिसको 4 साल की सजा मिली है वो ऐसा सोचता है कि नहीं, मैंने तो कोई क्राइम किया नहीं है, ये कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो, तो वो आगे केस फाइल कर सकता है बड़ी कोर्ट्स में, ठीक है। अगर लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको सजा मिल गई तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है कि मेरे खिलाफ जो वर्डिक्ट लिया गया, जो डिसीजन लिया गया वो गलत है, तो मुझे इसके ऊपर सुनवाई चाहिए, अपील करता हूं मैं, पेटिशन वो जाहिर कर देता है, ओके। अगर हायर कोर्ट में भी उसको सजा, हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट में भी अगर उसको सजा मिल रही है तो वो और आगे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर चाहे वो आजाद हो गया तो वो भी डिसीजन फाइनल होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको सजा मिल गई तो भी डिसीजन फाइनल, उसके आगे उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, ठीक है।
एक केस था, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, अगर आपको एपेलेट सिस्टम समझना है, आपके रीडर में भी दे रखा है एग्जांपल, दैट स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ओके, तो 1980 में ये एक केस की शुरुआत हुई थी। ओके, कि फेब्रुवरी 1980 में लक्ष्मण करके एक पर्सन था, उसने शादी की थी सुधा नाम की एक औरत से, और वो दिल्ली में ही एक फ्लैट में उसका लक्ष्मण का जो भाई है सुभाष चंद्र, उसके साथ रहते थे। एक दिन अचानक से सुधा जो है लक्ष्मण की बीवी जो वाइफ थी, वो अचानक से हॉस्पिटल में गई, जल गई फ्लैट में, ठीक है, किसी वजह से, और उसको हॉस्पिटल ले गए और वहां पे वो मर गई, ठीक है। बट अब ये जब केस फाइल हुआ, ठीक है, अब इसको जो सुधा के जो पीहर वाले थे, जो घर वाले थे, उन्होंने सुधा के ससुराल वालों पे केस फाइल कर दिया कि ये दहेज की आड़ में इन्होंने मेरी बेटी को जला दिया कि और मार दिया, ठीक है। अब जब केस फाइल हुआ फाइनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तो जो सुधा के जो ससुराल के जहाँ पे रहते थे फ्लैट में, उनके नेबर्स पड़ोसी को बुलाया गया। तो उन अड़ोस पड़ोस वालों ने यही कहा कि हमें सुधा की चीखें सुनाई दी जब वो जल रही थी। जब हम उनके घर पे पहुंचे, लक्ष्मण के घर, तो सुधा जलती हुई खड़ी थी, और उसको हमने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की और उसको ब्लैंकेट से ढकने की कोशिश की। सुधा ने मरने से पहले, मरते हुए यही बोला था जलते हुए कि मुझे मेरी सासू माँ ने केरोसिन डाल दिया मेरे ऊपर, और मेरे पति लक्ष्मण जो है उन्होंने मुझ में आग लगा दी, ठीक है। ये ऐसा केस हुआ था। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ये नेबर्स ने ऐसी गवाही दी थी कि ये लक्ष्मण और ससुराल वालों ने सबने मिलके किया है, ये सुधा को मार दिया है। तो वहां पे तो तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मरने तक की सजा दे दी थी, ठीक है, जेल में ही रहेंगे मरने तक, ठीक। उन्होंने फिर फाइनली क्या किया, 1983 में नवंबर में इन तीनों ने, लक्ष्मण, शकुंतला जो लक्ष्मण की माँ है, सुधा की जो सासू माँ थी, और सुभाष चंद्र, इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की कि हमारे खिलाफ जो वर्डिक्ट हुआ है हमारे खिलाफ, कि हमें जो सजा मिली वो गलत है। सुधा जो थी वो दूध गर्म कर रही थी गैस स्टोव पे, और अचानक से उसकी साड़ी गैस पे लग गई और आग लग गई, ठीक है। हमने उसको नहीं मारा है, वो एक्सीडेंटली मर गई है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हाई कोर्ट में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहुत सारी लॉयर्स ने अपनी सफाई दी, स्टेटमेंट दिए, और किसी ना किसी तरीके से समहाउ दे गॉट एक्विटेड। ओके, तीनों बरी हो गए, छूट गए वहां से। हाई कोर्ट में अपील की तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको सजा मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की तो वहां से छूट गए, वो आजाद हो गए। बट फाइनली फिर से 1985 में सुधा के घर वालों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। शुरू कहां से हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में वापस से आर्ग्यूमेंट्स हुई, लॉयर्स ने अपनी अपनी स्टेटमेंट रखे, बहुत कुछ किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को वापस से लक्ष्मण और शकुंतला, लक्ष्मण और उनकी माँ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी, और जो लक्ष्मण का भाई था सुभाष चंद्र, उसको आजाद कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, जो इनएविटेबल एविडेंस होते हैं वो नहीं मिल रहे थे, पुख्ता जो सबूत होते हैं। तो सुभाष चंद्र को आजाद कर दिया, और लक्ष्मण और उसकी माँ को सजा मिल गई। तो ऐसा केस हुआ था, ये यहाँ पे दे रखा, वही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, और उनको वापस से गिल्टी और दहेज की आड़ में उसको मार दिया, ऐसा प्रूव कर दिया। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वही, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, जो लोअर लेवल की कोर्ट्स होती है। इसको ट्रायल कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, एडिशनल सेशंस जज भी बोल सकते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या सिविल जज भी कह सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब ब्रांचेस हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है अभी, कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। एक तो सिविल ब्रांच होती है और क्रिमिनल ब्रांच भी होती है। सिविल ब्रांच, अब सिविल ब्रांच में कौन कौन से केसेस फाइट किए जाते हैं, जैसे किसी पर्सन को हार्म किया है, किसी को मारा पीटा है, या कुछ उसके खिलाफ कोई गलत चीज की है, ठीक है, जैसे कोई सेलिंग पर्पज में दुकान कोई बेचनी हो, खरीदनी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, या डाइवोर्स होता है पति पत्नी के बीच में, तो ये सारे क्या है, सिविल केसेस हैं। तो इसमें अगर जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जिस भी इंसान को नुकसान हुआ है, वो लोग डिमांड कर सकते हैं, पेटिशन फाइल कर सकते हैं कि मुझे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। और ये भरपाई कौन करेगा, जिसने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। अगर किसी ने मेरी दुकान है, अगर उसको तोड़ दिया है, ठीक है, उसमें चोरी कर दी है और वो पकड़ा गया है, तो मैं पेटिशन फाइल करूंगा और फिर वही मेरे नुकसान की भरपाई करेगा, ठीक है। ये सिविल केसेस चलते रहते हैं। क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, डील्स विथ एक्ट दैट डिफाइंस एन ऑफेंस, स्टार्ट्स विद एफआईआर। क्रिमिनल केसेस बहुत ही सीरियस और सिवियर केसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस जो जैसे रेप केस या मर्डर केस होते हैं, या कोई ट्रेटर केस, देशद्रोहियों के केस होते हैं, जो बहुत ही टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, क्रिमिनल केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर फाइल होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है।
और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अगर जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम एक्टिविटी जहाँ पे हुई, उस प्लेस पे कोई भी एविडेंस मिलते हैं, कोई भी सबूत मिलते हैं, ठीक है, ये जो जिसके खिलाफ केस हुआ उसके खिलाफ, तो उसको फिर जेल में डाल देते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में मोस्टली क्या होता है, जो पर्सन कन्विक्ट हो गया, जिसके जो घोषित हो गया कि ये दोषी है, ठीक है, कोर्ट में घोषित हो गया, साबित हो गया कि दोषी है, तो मेनली उसकी आज़ादी चली जाएगी उसकी, ठीक है, और उसको जेल में डाल देंगे लाइफ के लिए, या फिर 10 साल 15 साल जो भी वो सज़ा आइडेंटिफाई होती है उसके हिसाब से। ओके, ये टेबल दे रखा है क्रिमिनल लॉ, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। इसमें ये दे रखा है कि सिविल क्राइम में मेनली क्या होता है, कोई जेल वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। सिविल क्राइम जो होते हैं, सिविल केसेस, उसमें पेनल्टी लगती है कि आपको थोड़ा सा जुर्माना देना है या फिर ये भरपाई करनी है, ठीक है। जबकि क्रिमिनल केसेस में क्या, आज़ादी चली जाती है और जेल तो 100% होती है उसमें। ओके, अब कोर्ट्स को एक्सेस कौन कर सकता है, ये मेन चीज़ है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सेक्युलर कंट्री ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का अधिकार दिया गया, तो ऑब्वियसली कोई भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है अगर उसके साथ गलत हो रहा है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो कोर्ट जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। इफ सिटीजन फील्स द राइट्स आर वायलेटेड देन दे कैन एक्सेस द कोर्ट। अगर उनसे उनका कोई अधिकार छीना जा रहा है, जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा है, उसको स्कूल वाले ना बोल रहे, सरकारी स्कूल वाले या कोई भी है कि नहीं, आपका बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो एक वो राइट टू एजुकेशन जो है वो वायलेट हो रहा है, जो सरकार का कानून है, तो वो उस स्कूल के खिलाफ ऐसे पेटिशन दायर कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब इसकी एक ही प्रॉब्लम है, वन मेजर ड्रॉबैक क्या है कोर्ट का, दैट लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व्स मनी, पेपर वर्क एंड टाइम। अगर लोग एक तो क्यों हिचकिचाते, हेजिटेट क्यों होते हैं कोर्ट केसेस करने से, क्योंकि तो बहुत ही पैसा खर्च होता है इसमें, ठीक है। जब भी कोर्ट केसेस होते हैं बहुत ही पैसा होता है, लॉयर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जैसे जैसे लॉयर होते हैं, क्वालिटी लॉयर्स होते हैं, लोअर लेवल के लॉयर्स होते हैं, ठीक है। पेपर वर्क बहुत होता है, ये साइन करो, स्टाम्प लाओ, ठीक है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो एक जैसे कोई गरीब है, तो एक गरीब पर्सन जो है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट में अगर वो जाएगा तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। पैसे की, उसके पास पैसे नहीं होंगे, पेपर वर्क होता है, और एक तो वो रोज डेली वर्क पे काम करता है और उसको वेजेस मिलते हैं, पगार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गरीब कोर्ट केसेस में उलझ जाएगा तो उसका घर बार नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें पैसा, टाइम और सब कुछ लगता है, पेपर वर्क वगैरह, ठीक है। तो गरीब के लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसके लिए एक सिस्टम लाया गया था 1980s में, पिल करके, PIL, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, ओके, या फिर आप बोल सकते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो इसमें क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, PIL में, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। इसका ये ही मीनिंग है दैट PIL का मतलब कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्ट हो गया है, किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित हो गया है, वो जेल में है या गलत डिसीजन लिया गया है, तो उसके बिहाफ के उसका कोई दोस्त है या उसकी जो फैमिली है, वो उसको बचाने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और उसको जेल भेज दिया गया है, ठीक। अब 4 साल के लिए उसको जेल भेज दिया गया था, अब 4 साल हो गए फिर भी उसको जेल में ही रखा है, उसको जेल से निकाल ही नहीं रहे, उसका टाइम हो गया फिर भी, ठीक है। अब वो किसको बोलेगा जेल में रह के, तो उसके बदले में मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं उसको निकालने के लिए, कि भाई इसके 4 साल हो गए फिर भी ये इसको कारागार जेल में ही रखा है, उसको निकाल नहीं रहे यूं करके। तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन वी कैन फाइल अ केस टू प्रोटेक्ट देम, ओके, आपको समझ में आ गया। और अब ये जो प्रोसेस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, PIL की, वो अब और थोड़ी लीनियंट कर दी है, इजी कर दी है, ठीक है। अब इसमें आप एक सीधा सीधा एक सिंपल सा लेटर लिख सकते हैं या टेलीग्राम लिख के भी ऐसा केस ओपन कर सकते हैं। और मेनली जो लेबरर्स है, जिनको जबरदस्ती काम कराते हैं, बॉन्डेशन में होते हैं बेचारे, छोड़ भी नहीं सकते काम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, या जेल से किसी को निकालने के लिए, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया फ्रेंड का, ठीक है। ऐसे केसेस में PIL बहुत काम आया है और आगे भी काम आता रहेगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन राइट टू लाइफ टू इंक्लूड राइट टू फूड ऑल्सो। तो बहुत जगह पे होता था कि खाने पीने की बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है, जो स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, तो राइट टू फूड को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया। पहले राइट टू हेल्थ इंक्लूड किया था, हमने पढ़ा था राइट टू हेल्थ, ठीक है। अगर किसी को पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, आसपास कोई फैक्ट्री है,
तो वो फैक्ट्री के खिलाफ वो केस कर सकते हैं और फैक्ट्री को आउटसाइड एरिया में भेज सकते हैं। वो राइट टू हेल्थ के अंदर भी आता है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ आता है, राइट टू फूड आता है, ठीक है, एंड राइट टू लिवलीहुड भी आता है। ये जो दे रखा है, जजमेंट ऑफ ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMCs एस्टेब्लिश्ड द राइट टू लिवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। यहाँ पे इसमें शायद ये हुआ था कि जो बॉम्बे में फुटपाथ पे जो सोते रहते बेचारे, जिनके पास घर बार नहीं होते, डेली वेजेस पे काम करते हैं और फुटपाथ पे ही सो जाते और अगले दिन वापस से काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ केस हुआ था वहाँ से हटाने के लिए। बट ऑब्वियसली राइट टू लिवलीहुड के अंडर में, राइट टू लाइफ के अंडर में आता है राइट टू लिवलीहुड, उसके अंडर में जो फुटपाथ पे जो लोग पेमेंट्स पे सोते हैं जो लोग, ओके, उनके पक्ष में गया डिसीजन, तो राइट टू लिवलीहुड भी इसके अंडर में आता है ना। अब आगे क्या क्या काम करने की जरूरत है, वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब चलो अच्छी बात है कि इंडिया में कोर्ट्स है और इक्वेलिटी प्रोवाइड होती है, बट बहुत सारे सेटबैक्स बोल सकते हो आप, बहुत सारे फेल्यूअर्स हैं एक तरह से, ठीक है, इंडियन कोर्ट्स के। जैसे एक तो वर्क ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स कोर्ट टेक्स टू सॉल्व द केस। अब इंडिया में आपको पता हो तो एक केस बहुत ही लंबा चलता जाता है, ठीक है, घिसता जाता है, सालों हो जाता है, बहुत बार तो एक जनरेशन खत्म हो जाती है, पूरे 100 साल से ऊपर तक केसेस चलते हैं। और दूसरा क्या है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसा माना जाता है, बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर न्याय दिलाने में देरी होती है, ओके, इफ जस्टिस इज डिलेड मतलब वो न्याय देना ही नहीं चाहते। अगर कोर्ट न्याय देना चाहता तो वो तुरंत ही डिसीजन ले लेता फटाफट। अगर न्याय दिलाना ही नहीं है इसलिए वो देरी कर रहे हैं, ओके, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। वो फेमस आपने डायलॉग सुना होगा सनी देओल का जो है, तारीख पे तारीख वाला। तो मेनली यही दिक्कत होती है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अप्रैल 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट में 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, ठीक है, 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस, जो तीनों कोर्ट को मिला के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिला के 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें से जो 60,000 केस हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 60,000 केस जो है वो, ये मैकिन्सी की रिपोर्ट है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आज के टाइम पे जो केस सॉल्व हो रहे हैं कोर्ट्स में, ठीक है, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो अभी जितने भी केस पेंडिंग है उसको सॉल्व करने में और 350 साल लग जाएंगे, 350 ईयर्स ज्यादा साल लगेंगे, ठीक है, 350 साल और लग जाएंगे ये सारे केसेस को सॉल्व करने में, अगर इसी रेट से चले तो। एक तो इंडिया में जजेस कम है, ठीक है, वैकेशंस ज्यादा होते, एक तो छुट्टियां ज्यादा होती है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक तो कोर्ट टाइमिंग्स बढ़ाई जाए, वैकेशन का टाइम पीरियड है वो कम किया जाए, ठीक है, पर डे जो केस सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको तेज किया जाए। ये सारे बहुत अल्टरनेटिव्स है या फिर सॉल्यूशंस है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर ऐसे तो इंटरेस्टिंग ही है। अगर मैं थोड़ा जल्दी चला तो वीडियो को पॉज करके या स्लो में करके भी आप इसको देख सकते हो। अपनी रीडर साथ रखना जब आप इस वीडियो को देखते हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो सून आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। ग्लॉसरी पढ़ लेना और लिख भी लेना, बहुत अच्छी होती है ग्लॉसरीज, बहुत मीनिंग समझ में आते हैं उससे। एंड थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सो मच।